नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये लेक्चर है करंट अफेयर जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024। तो पिछले ये 1.5 साल का ये यहाँ पर करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर आज अप्रैल 2025 तक। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं तो आपके लिए हमने उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 तक के लिए यूकेपीएससी लोअर पीसीएस और यूकेपीएससी एफआरओ एग्जाम 2025 के लिए जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च कर दी है। और ये आपको मिल जाएगी जरधारी क्लासेस की वेबसाइट पे, या आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर 100+ एमसीक्यू की ई बुक चाहते हैं जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक इसमें डेटा है, तो ये भी आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना कहाँ आयोजित की जा रही है? तो जो भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? जामनगर में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, तो जामनगर। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना आयोजन स्थल है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य जामनगर गुजरात में। आयोजन तिथि है 3 से 5 जनवरी 2025। आयोजक था गुजरात वन विभाग। गुजरात वन विभाग ने इसका आयोजन किया और सहयोगी संस्था थी बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात, एनजीओ। बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात एक एनजीओ है, ये इसका सहयोगी संस्था थी। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य के बारे में जानते हैं। तो ये जामनगर जिले के उत्तरी तट और कच्छ के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये क्षेत्र 42 उष्ण कटिबंधीय द्वीपों का द्वीप समूह है। और भारत का पहला समुद्री जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये घोषित हुआ 1980 में। भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 1982 में घोषित किया गया। और ये दोनों संरक्षित क्षेत्र कच्छ की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 है, तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। बी ऑप्शन सही जवाब है, दिल्ली। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के बारे में जानते हैं। तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जनवरी 2025 को और नई दिल्ली में। 4 से 9 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। आयोजक संस्थाएं कौन कौन थी? तो वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। थीम क्या थी इसकी? थीम थी विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। और आदर्श वाक्य था, गांव बढ़े तो देश बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला ने। बी ऑप्शन ओम बिरला। तो पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम, इसका उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजक संस्थाएं थी राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ये आयोजक संस्थाएं थी। किस विषय से संबंधित था? तो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर। तो बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान भी कहते हैं, तो इसका नेतृत्व किया था। और उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? तो इस पहल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का जो शुभारंभ है, ये शुभारंभ किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में। सशक्त बेटी परियोजना क्या है? तो ये परियोजना जो है अनाथ और एकल अभिभावक छात्राओं को सहायता प्रदान करती है, जिन छात्राओं के परिवारों की आय
4 लाख से कम है उन्हें लैपटॉप दिए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ई दृष्टि परियोजना क्या है? तो ये जो परियोजना है दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए है। इन छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए जाते हैं। उद्देश्य है उनकी सीखने और शोध क्षमताओं को बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा की वैश्विक पहचान और सम्मान को बढ़ावा देना। प्रारंभ कब हुआ था इसका? 2006 में भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। 2025 की जो थीम रखी गई, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ये इस बार की थीम रखी गई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो उद्घाटन किया गया जम्मू और कश्मीर में। ए ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। अंजी खड़ ब्रिज इसका नाम है और इसका उद्घाटन किया गया जम्मू और कश्मीर का ये, तो यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इसका विशेषता क्या है इसकी? तो ये भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। ये किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक परियोजना है, तो इसका ही हिस्सा है ये। और ये पुल अंजी खड़ नदी पर स्थित है, जो चेनाब नदी की एक सहायक नदी है। तो चेनाब नदी की सहायक नदी है जिस पर ये पुल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है, तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है महात्मा गांधी जी की याद पर ये मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसे जो मनाया जाता है 9 जनवरी को। महत्व क्या है इसका? तो ये दिन महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रवासियों के देश के विकास में योगदान को सम्मानित करना। 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था 2025 में, तो आयोजन हुआ इसका 8 से 10 जनवरी 2025 तक। आयोजक जो राज्य है इस बार उड़ीसा, और 2025 का जो विषय रखा गया था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया? तो जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है तो इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। बी ऑप्शन सही जवाब। तो 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया और इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में हल्दी का उत्पादन दोगुना कर 20 लाख टन तक पहुंचाना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। तो तीनों में भारत पहले नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3 की मेजबानी कौन करेगा? तो काशी तमिल संगमम 3 की जो मेजबानी है तो कौन करेगा? तो ये किसने की? तो ये की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। तो काशी तमिल संगमम 3 के बारे में जानते हैं। तो इसका आयोजन किया गया था 15 से 24 फरवरी 2025 तक। उद्देश्य क्या था? तो तमिलनाडु और वाराणसी के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। मुख्य आयोजन जो संस्थान थे इसके, आयोजन स्थल कहाँ था? वाराणसी में। आयोजन की मेजबानी की BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने और आयोजन की तैयारी की थी IIT मद्रास तमिलनाडु द्वारा। IIT मद्रास द्वारा इसकी तैयारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया वडनगर में। डी ऑप्शन सही जवाब। तो वडनगर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, इसका जो उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कहाँ पर? वडनगर गुजरात में। परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो वडनगर की 2500 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को
संरक्षित और प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य था। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, तो यह एक विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय है। वडनगर को प्राचीन परंपराओं का दर्पण माना जाता है और संग्रहालय वडनगर के स्मरणीय इतिहास को जीवंत करने का कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 77वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि कौन थे? परबोवो सुबियांतो, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गणतंत्र दिवस 2025 के जो मुख्य अतिथि थे सुबियांतो, ये राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के, परबोवो सुबियांतो। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो किन दो स्थानों को किया गया है? तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। तो विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 वर्ल्ड म्यूजियम वॉच 2025 जारी करने वाली संस्था कौन है? तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, WMF, विश्व स्मारक निधि इसे जारी करता है। तो भारत के कौन से स्थान है, कौन से स्मारक है? मूसी नदी और उससे जुड़ी ऐतिहासिक इमारतें जो कि हैदराबाद में है, और भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां जो गुजरात में स्थित है। उद्देश्य क्या है? इन विरासत स्थलों की संरक्षा, जागरूकता और बहाली के प्रयासों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 13, पीएम वाणी योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो जो पीएम वाणी योजना है, पीएम वाणी योजना दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री वाणी योजना, पीएम वाणी योजना, उद्देश्य क्या है इसका? देखो फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। उद्देश्य क्या है? देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच में सुधार करना, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना करना। मुख्य विशेषता क्या है? पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस, वाईफाई एक्सेस पॉइंट उपलब्ध कराने वाले केंद्र होंगे जिनका नाम होगा पीडीओ। ये पीसीओ मॉडल पर आधारित है। ये स्थानीय किराना दुकानों, जनरल स्टोर आदि पर स्थापित किए जा सकेंगे और इसमें कोई लाइसेंस शुल्क या पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा। ये जो पीडीओ है ये पीसीओ मॉडल पर आधारित होंगे। जिस प्रकार पहले पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ चलते थे, उसी तर्ज पर पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस चलेंगे। इससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। सस्ती और आसान वाईफाई सेवा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 14, पराक्रम दिवस किस भारतीय क्रांतिकारी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो पराक्रम दिवस है इसे सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो हर साल 23 जनवरी को भारत पराक्रम दिवस मनाता है और ये दिन महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसे शौर्य दिवस भी कहा जाता है। 2021 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर यह पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो इसे हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो प्रारंभ हुआ था 2008 से। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जन जागरूकता फैलाना, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना। 2025 की थीम क्या रखी गई थी? तो थीम थी इस बार बेहतर भविष्य के लिए बालिकाओं को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत ने 25 जनवरी 2025 को अपना 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। महत्व क्या है इसका? तो ये दिन भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1925 इसका ये प्रतीक है।
उद्देश्य क्या है? मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, युवा मतदाताओं को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी है 2 फरवरी को। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 के बारे में जानते हैं। तो प्रतिवर्ष ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों के महत्व को समझना और उनके संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। इस बार 2025 की थीम क्या थी? तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना इस बार की थीम रखी गई थी। प्रमुख तथ्य जानते हैं। तो रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। उद्देश्य क्या था रामसर कन्वेंशन का? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। इसका जो नामकरण क्या था? ईरान के रामसर शहर के नाम पर इसका नामकरण हुआ था, और जहां ये समझौता हुआ था, तो यहाँ पर ये समझौता हुआ था, इसी नाम से इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया। पहली बार जो इसका आयोजन हुआ 1997 में किया गया था, और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। 20 रामसर स्थल है भारत में। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महिला आयोग की 33वें स्थापना दिवस का विषय क्या था? 33वें स्थापना दिवस का विषय था नारी तू नारायणी। सी ऑप्शन सही जवाब। तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इस वर्ष का जो विषय था नारी तू नारायणी, और यह अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व से प्रेरित है। नारी तू नारिणी। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को, और वर्तमान अध्यक्ष हैं विजया राहटकर। क्वेश्चन नंबर 19, फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो सबसे अधिक रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में। सी ऑप्शन सही जवाब। तो भारत में जो नए रामसर स्थल 2025 तक के जो अपडेटेड हैं, तो केंद्र सरकार ने 4 नए रामसर स्थल खोले हैं, जोड़े हैं। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 89। 4 जो नए जोड़े गए रामसर स्थल हैं कौन कौन से? तो सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि, ये सिक्किम में है। और उधवा झील, ये है झारखंड में। रामसर स्थल से जुड़े जो प्रमुख तथ्य हैं, तो भारत में एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल 89, ये कहाँ है? भारत में। दूसरा स्थान है चीन का, 82 रामसर स्थल है चीन में। और अगर तमिलनाडु की बात करें भारत के, तो भारत का जो सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य है वो है तमिलनाडु। यहाँ पर क्या है? 20 रामसर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 20, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये कहाँ स्थापित होने वाला है? महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो पूसा कृषि विज्ञान जो मेला 2025 है, इसकी जो आयोजक संस्थान थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। आयोजन कब किया गया इसका? 22 से 24 फरवरी 2025 को पूसा परिसर नई दिल्ली में। विषय क्या था 2025 का? उन्नत कृषि विकसित भारत, ये इस बार की थीम रखी गई थी। और इसका उद्घाटन किया है श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? पश्चिम बंगाल। ए ऑप्शन सही जवाब। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2025, तो भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल ने
प्राप्त किया है। 543 पक्षी प्रजातियों की इन्होंने गणना की। पश्चिम बंगाल ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये जीबीबीसी क्या है, तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है। इसमें दुनिया भर के जो पक्षी प्रेमी होते हैं वो भाग लेते हैं और विभिन्न पक्षी प्रजातियों की गिनती करते हैं। भारत ने इस कार्यक्रम में 2013 से भाग लेना शुरू किया था। अब यह भारत में पक्षी संरक्षण और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन बन चुका है। शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं भारत में, तो पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 543 स्पीसीज की गणना की। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड 446 स्पीसीज के साथ। तीसरे पे आसाम 414, महाराष्ट्र फिर 414 और कर्नाटक 380 स्पीसीज की गणना करने वाला। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश को 2025 में बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो अध्यक्ष चुना गया है भारत को, ये ऑप्शन सही जवाब। तो बंगाल की जो खाड़ी कार्यक्रम 2025 है, तो मुख्य बिंदु क्या है इसके, तो भारत जो है ये बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बना है इस बार। और भारत ने 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में बांग्लादेश से ये अध्यक्षता ग्रहण की थी। स्थापना वर्ष क्या है इसका, 2003 है और मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत है, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और जो गैर अनुबंधकारी सहयोग पक्ष है, नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग कोऑपरेटिंग पार्टी कौन कौन सी है, तो मलेशिया है, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किसने किया? तो वनतारा का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, बी ऑप्शन सही जवाब। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मार्च 2025 को जामनगर गुजरात में। स्थापना कब हुई इसकी, स्थापना किसके द्वारा की गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा। जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी परिसर के भीतर 3000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है ये। उद्देश्य क्या है, वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देना, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना, अवैध शिकार और आवास क्षति के समाधान हेतु प्रयास करना। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। विशेषता क्या है, तो हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो यहीं पर स्थित है। पुरस्कार क्या मिला गया, तो वनतारा के जो राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट है, इसे भारत सरकार द्वारा 2025 प्राणी मित्र पुरस्कार में कॉरपोरेट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसे। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आयोजक जो संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। 8 मार्च को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाएं, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। प्रथम जो आयोजन हुआ था इसका 1975 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, वार्षिक महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो वार्षिक साहित्य महोत्सव 2025 है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, सी ऑप्शन सही जवाब। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, कब हुआ था, 7 मार्च से 12 मार्च 2025। आयोजक जो संस्था थी साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उद्घाटन किया केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। उद्देश्य क्या था, साहित्य और भाषा के विकास को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भारत के 98वें टाइगर रिजर्व के रूप में किस राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचित किया गया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन सही जवाब। तो भारत के 58वें टाइगर रिजर्व की घोषणा माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान की गई थी। मुख्य बिंदु क्या है इसके, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। अधिसूचना तिथि है 2025 जनवरी में। घोषणा, देश का 58वां ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है।
प्रोजेक्ट टाइगर ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसके अंतर्गत ये आती है। मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है इसकी संख्या अब 9 हो चुकी है। अधिसूचना जारी करने वाला मंत्रालय कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में बाघ अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है तो इसे 15 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही जवाब। तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता अधिकारों और उनकी जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। प्रथम आयोजन हुआ था वर्ष 1983 में और ये दिवस उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और बाजार में अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, फिट इंडिया कार्निवाल 2025 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? जो फिट इंडिया कार्निवाल 2025 है तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, आयोजित किया गया। फिट इंडिया कार्निवाल 2025 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया 16 से 18 मार्च 2025 तक। उद्देश्य क्या है? नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। फिट इंडिया मूवमेंट इसका शुभारंभ हुआ 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। लक्ष्य था देश भर में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस परियोजना को मंजूरी दी गई जिसका उद्देश्य बाघों को संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी सुरक्षा प्रदान करना? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को। बी ऑप्शन सही जवाब। मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उद्देश्य है अभयारण्य के बाहर बाघों की आबादी की निगरानी करना, अवैध शिकार पर नियंत्रण करना, मानव पशु संघर्ष का समाधान निकालना, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और बाघों के प्राकृतिक आवासों में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। ये ऑप्शन सही जवाब। तो ध्रुवी पटेल ने 20 सितंबर को अमेरिका में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है और इसका आयोजन हुआ था अमेरिका के न्यू जर्सी में। क्वेश्चन नंबर 32, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो प्रथम स्थान हासिल किया है सूरत ने। बी ऑप्शन सूरत। तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 है तो जो टॉप 3 शहर है 131 शहरों में से पहले नंबर पे है सूरत गुजरात में, इसका पहला स्थान है और पिछले साल ये 13वें स्थान पर था। जबलपुर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और आगरा उत्तर प्रदेश ये तीसरे स्थान पर। उद्देश्य क्या है? देश के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार को बढ़ावा देना और शहरों की रैंकिंग के माध्यम से प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 33, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है नागर शैली में। ये ऑप्शन सही जवाब। तो नागर शैली में बना है। मूर्तिकार थे अरुण योगीराज मैसूर के। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला को सौंप दी गई। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की लोकसभा में घोषणा की और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक संपन्न की गई। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट जारी की? तो यह है भारत।
तो भारत विश्व का पहला देश है जिसने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार की। घोषणा की केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और कुल जो सूचीबद्ध प्रजातियां की गई 1,04,561 प्रजातियां। जैव विविधता दस्तावेजीकरण और संरक्षण में वैश्विक नेता बना है भारत, जिसकी उपलब्धि हुई इस क्षेत्र में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को कोलकाता में। उद्देश्य था देश के जीव जंतुओं का अध्ययन व दस्तावेजीकरण, इसका उद्देश्य है। मुख्यालय कोलकाता, क्षेत्रीय केंद्र है 16, वर्तमान निदेशक है डॉक्टर धृति बनर्जी। द्वितीय जो पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया 30 जून से 3 जुलाई 2024 को। आयोजन किया गया, आयोजक किसने किया? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कोलकाता में। और 4 देशों के लगभग 350 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। विशेष भागीदारी किसकी थी? तो लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की? तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ए ऑप्शन सही जवाब। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 1 जनवरी से 31 अगस्त तक 2024 तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य था स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को मानसून की चुनौतियों के लिए तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? सही जवाब है कोलकाता में। तो भूस्खलन के खतरों को कम करने और इससे प्रभावित लोगों की पूर्व चेतावनी देने के लिए भारत सरकार ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की और भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। सरकार की योजना क्या है इसमें कि 2030 तक सभी भूस्खलन प्रवण राज्यों में भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्रों की श्रृंखला स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 37, सोश्रुतम 2024 संगोष्ठी की मेजबानी कहाँ की गई? तो जो सोश्रुतम 2024 संगोष्ठी है इसकी मेजबानी की गई दिल्ली में। सी ऑप्शन सही जवाब। तो जो सुश्रुत जयंती है 2024 एवं सोश्रुतम संगोष्ठी, सुश्रुत जयंती के उपलक्ष्य में मनाई गई थी ये सोश्रुतम संगोष्ठी। मुख्य बिंदु क्या है इसके? तो जो आयोजन संस्थान है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद शल्य तंत्र विभाग द्वारा। कार्यक्रम का नाम है द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सोश्रुतम। प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाई जाती है। उद्देश्य क्या है? शल्य चिकित्सा के जनक जो सुश्रुत थे इनको श्रद्धांजलि देना और उनके योगदान का प्रचार प्रसार करना। इसके 5 प्रमुख भाग है। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान, ये चिकित्सा विज्ञान और औषध विज्ञान के मूल सिद्धांतों से संबंधित है। दूसरा है निदान, रोगों के कारण लक्षण और रोग पहचान संबंधित अवधारणा इसमें देखी जाती है। शरीर स्थान, ये मानव शरीर रचना विज्ञान पर आधारित है। चिकित्सा स्थान, ये चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पद्धतियों का इसमें विवरण दिया गया है। और कल्प स्थान है लास्ट, इसमें विश्व विज्ञान से संबंधित जानकारी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया? तो सही जवाब इसका विपो के साथ, WIPO, ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम। नीति आयोग और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन विपो के बीच हाल ही में समझौता हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। उद्देश्य क्या है? ग्लोबल साउथ देशों, विकासशील देशों के लिए इनोवेशन, नवाचार करना, उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप, बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम चलाना और सहयोग बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 39, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो 43वां स्थल कौन सा बना है? टीला दफन प्रणाली
बी ऑप्शन सही जवाब, टीला दफन प्रणाली असम में। तो असम का मोइदाम अहोम राजवंश की जो टीला दफन प्रणाली है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 43वां स्थल से शामिल किया गया है। मुख्य बिंदु जान लेते हैं इसके। तो अहोम राजवंश की जो टीला दफन परंपरा है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूचकों की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है और ये भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ये असम और पूर्वोत्तर भारत का ये तीसरा विश्व धरोहर स्थल, लेकिन सांस्कृतिक श्रेणी में ये पहला स्थल है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को पहले ही 1985 में प्राकृतिक श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है और यूनेस्को विश्व धरोहर समिति है, इसका ये 46वां सत्र था, जो कि 21 और से 31 जुलाई 2024 को पहली बार भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2024 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का किस शहर ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? सही जवाब है दिल्ली में। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का जो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 हुआ, तो इसके मुख्य बिंदु जान लेते हैं। तो भारत ने 2 से 7 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में इस सम्मेलन की मेजबानी की और भारत 46 वर्षों बाद दोबारा इस सम्मेलन की मेजबानी करा। पहली बार की थी भारत ने 1958 में और ये सम्मेलन हर 3 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। थीम क्या रखी गई थी? तो थीम थी ट्रांजिशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, सतत कृषि खाद्य प्रणाली की ओर संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 41, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है, तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो 2024 है, इसका आयोजन नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर 2024 तक किया गया। उद्देश्य क्या था? सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के प्रभाव का जश्न मनाना और पूरी दुनिया को सूर्य के प्रभाव का उत्सव एक साथ मनाने के लिए संयुक्त करना, जोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP21 के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में। उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा परिवर्तन की को सौर प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 42, भारत जल सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो जो भारत जल सप्ताह है, तो इसका आयोजन किया गया 17 से 20 सितंबर 2024 तक। तो जो 8वां भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया था 17 से 20 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उद्देश्य क्या, थीम क्या थी इसकी? पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो भारत जल सप्ताह का जो पहला आयोजन हुआ वर्ष 2012 में किया गया था और इसका उद्देश्य है जल संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना। क्वेश्चन नंबर 43, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है? तो जो स्वच्छता ही सेवा 2024 है, इस अभियान का विषय क्या था? तो सही जवाब इसका स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, इसका विषय रखा गया था। ए ऑप्शन सही जवाब। तो स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा 2024 की जो विषय वस्तु थी, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 44, नदी उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। तो नदी उत्सव 2024, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया 19 से 21 सितंबर 2024 तक और इसकी थीम थी
रिवर इन रिवर्स, मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो जो नदी उत्सव है ये इसका 5वां संस्करण था और इसका उद्देश्य है भारत की नदियों के महत्व का जश्न मनाना और लोगों में नदियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नदी उत्सव की शुरुआत हुई थी 2018 में। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की? तो ये पहल शुरू की है उत्तराखंड ने। राइटर्स विलेज, देहरादून, उत्तराखंड में। 27 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो राइटर्स विलेज एक नई सांस्कृतिक पहल है जिसका उद्देश्य वैश्विक साहित्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ये महोत्सव साहित्य, भाषा और कला पर चर्चा करने, हिंदी को बढ़ावा देना और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की लेक्चर। आपको कैसा लगा? आशा करते हैं आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in, और आप हमारे ई बुक स्टोर से जरधारी क्लासेस की करंट अफेयर की ई बुक भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।